एक ऐसा संगठन जिस पर आरोप लगे कि वो आतंकियों का मसीहा अपने आप को मानता है, जिस पर आरोप लगे कि वो देश की अखंडता को खंड खंड करना चाहता है, जिस पर आरोप लगे कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर वो नफरत की खेती करता है, ऐसे ही संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया। इसलिए हमने लिखा है कि पीएफआई पर लगा ताला। तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद, तमाम आशंकाओं और आरोपों के बाद, तमाम छापेमारियों के बाद, तमाम सबूत मिलने के बाद और तमाम गिरफ्तारियों के बाद आखिरकार पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। साथ ही उसके सहयोगी 8 संगठनों पर भी केंद्र सरकार ने तालाबंदी कर दी। संगठन उसी के संगठन थे जो उनके यूथ विंग, वुमेन विंग इस तरह के थे, तो वो तो उन्हीं के संगठन के थे। किस तरीके के सबूत सर आप लोगों को मिले हैं और एनआईए, ईडी इस पूरे मामले को जांच? वो सब नोटिफिकेशन में बताएंगे ना, वहाँ जांच एजेंसी बताएगी। जी, सबूत जो हैं आप लोगों के पास, जो पिछले 2 राउंड में एनआईए ने छापेमारी किया, उसमें कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसे सबूत मिले होंगे जिसके कारण उनको बैन किया गया। 16 साल पहले बने संगठन पीएफआई के 23 राज्यों में फैलाव में अलग अलग मौकों पर कई सवाल थे। पीएफआई पर पाबंदी के बाद ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पीएफआई ने साजिशों का कौन कौन सा चैप्टर तैयार किया। ये जानना जरूरी है कि पीएफआई ने आतंक का कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसने सरकार को सख्त फैसले के लिए मजबूर कर दिया। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, वो कई वर्षों से इस देश के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की शांति और सौहार्द के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ शैतानी षड्यंत्रों के साथ, मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे, और ऐसे ही लोग आज उनके सामने और उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किसी संगठन की असंवैधानिक, गैर कानूनी गतिविधियां प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक होती। हमें ये भी जानने का अधिकार है कि पिछले 8 वर्षों से खुफिया एजेंसियों ने ऐसे संगठनों को क्यों फलने फूलने दिया, क्यों उनकी गतिविधियों पर बीच बीच में विराम नहीं लगाया। हम किसी भी ऐसे संगठन को पनपने के पक्ष में नहीं हैं। पीएफआई पर आरोपों के बेशुमार दाग। 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया था। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पाइथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश रची गई थी, जिसकी फंडिंग में शफीक पाइथे भी शामिल था। बहुत ही स्वागत करने योग्य निर्णय है। देश में किसी भी प्रकार की असहिष्णुता, अराजकता, आतंकवाद, ये सब बंद करने के लिए ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर बैन तुरंत ही लगाना चाहिए। पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं से ढेरों दस्तावेज मिले। इसमें लिखा था कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरो को घुटनों पर ला देंगे। पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसका स्वागत करता हूं, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा। 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की। इसके बाद इसका नाम दंगों से हत्या तक में जुड़ा।
संगठन 16 सालों में 23 राज्यों तक पहुंच गया। केरल में 12 साल पहले प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर 4 बार हमले हुए थे। उनका दायां हाथ काट दिया गया था, शरीर पर कई जख्म दिए गए थे। जोसेफ पर हमले में पीएफआई का लिंक सामने आया था। पीएफआई ने अपने मुखपत्र तेजस के कवर पेज पर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाई और उसे शहीद बताने की कोशिश भी की थी। तो अमित शाह जी ने आज राष्ट्रद्रोही पीएफआई को बैन किया है। इसको सारे देश के लोग, वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बीजेपी, कांग्रेस, किसी का पार्टी का हो, सभी राष्ट्रभक्त लोगों ने ये पीएफआई का बैन क्या किया है। केंद्र सरकार इसको सभी वेलकम कर रहा है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ लंबे चले विरोध प्रदर्शन में पीएफआई का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों का मानना था कि प्रदर्शन के लिए फंड का जुगाड़ पीएफआई ने ही किया था। शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जो दंगे हुए, उसमें भी पीएफआई का नाम आया। पीएफआई ने भले ही इस्लाम के नाम पर अपने संगठन का प्रचार प्रसार किया, भले ही अपने झंडे तले मुसलमानों को जोड़ने का काम किया, लेकिन आतंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई के साथ खड़ा होने से हर कोई बच रहा है। हम देश के साथ हैं और देश की सुरक्षा के साथ हैं और हम यही कहते हैं कि हर काम को हमें संविधान और कानून के दायरे में करना चाहिए। कानून के दायरे से उठकर किसी को कोई काम करना नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी कहूँगा कि गवर्नमेंट ने इख्तियारन उनके ऊपर अगर बैन लगाया है तो अभी जब तक अदालत उनको मुजरिम साबित न कर दे, हमें मुजरिम उनको नहीं कहना चाहिए। पीएफआई की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है। इसके टेरर लिंक का पर्दाफाश हो चुका है। लिहाजा देश के दुश्मनों को सीख देने के लिए पाबंदी की कार्रवाई बेहद जरूरी थी। आज तक ब्यूरो। पीएफआई पर ताला लगा तो सियासी गलियारों में गर्माहट आ गई। कुछ लोग पीएफआई के समर्थन में खड़े हो गए, कुछ लोगों ने पीएफआई पर बैन का विरोध किया, कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि अब जब पीएफआई पर एक्शन हो गया है तो आरएसएस को भी बैन कीजिए। अब पीएफआई के मसले पर जोरदार राजनीति हो रही है। Why not RSS also? That is also important in this case. We are demanding RSS also ban. ऐसे अब इन्होंने लगा दिया। अब मेरी राय में तो नामुनासिब है। पीएफआई पर बैन लगा तो राजनीति के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। उस संगठन के चाहने वाले एकाएक निकल आए जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाला संगठन है, जो देश की अखंडता को खंड खंड करने का ख्वाब बुनता था, जो देश को कमजोर करने, हिंसा कराने, देश को तोड़ने की साजिशें रचता था, जो आतंकियों को अपना मसीहा मानता था। उसी संगठन के बैन के विरोध में लोग उठ खड़े हुए। हमारे देश में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं और देश के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, लेकिन अगर इस तरीके से बैन लगने लगेगा तो प्रजातंत्र तो खत्म। ऐसे अब इन्होंने लगा दिया। अब मेरी राय में तो नामुनासिब है। पीएफआई के समर्थन में सीधे सीधे बर्क साहब खड़े हैं। वो पीएफआई की पैरोकारी कर रहे हैं, मगर बर्क साहब अकेले नहीं हैं जो पीएफआई पर लगे बैन का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी साहब को सुनिए। ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है। असदुद्दीन ओवैसी बैन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मगर इसके साथ ही जैसे ही पीएफआई पर बैन लगा, कुछ लोगों ने आवाज लगाई कि जैसे पीएफआई को बैन किया वैसे ही आरएसएस को भी बैन किया जाना चाहिए। पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को।
लालू प्रसाद यादव की तरह ही कांग्रेस के नेताओं ने भी यही मांग उठाई कि आरएसएस को भी बैन किया जाना चाहिए। The government has taken a decision, and why not RSS also? That is also important in this case. We are demanding RSS also banned. No, PFI is banning is not a remedy. असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि दक्षिणपंथी संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा। राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की जरूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। पीएफआई पर बैन के साथ ही आरएसएस की तुलना पीएफआई से हुई तो आरएसएस नेता बिफर पड़े। जब भी जिन जिन पार्टियों ने आरएसएस को घसीटने की गंदी राजनीति में कोशिश की, उन सब ने सदा मुंह की खाई है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रजा ऐसे लोगों को सही से और ठीक ढंग से सबक सिखाती रही है। इसलिए आरएसएस पर उंगली उठाना यानी एक किस्म से संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, मानवता का अपमान है, शांति और सद्भाव का विरोध है। सियासी आदमी का काम ही है सियासत करना, मगर सवाल ये है कि जिस संगठन पर दंगा फैलाने जैसे संगीन आरोप हो, जिस संगठन पर आतंकियों के साथ मिलकर देश में नफरत फैलाने का आरोप हो, उस संगठन के हक में आवाज उठाना क्या सही है? आज तक ब्यूरो।